हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AK स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज़। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं यानी कि संसदीय समितियां हैं, वो कितने टाइप्स की हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। इसके हमने एक समरी भी रेडी की है। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उसमें हमने स्टैंडिंग कमेटीज़ यानी कि अस्थाई जो समितियां होती हैं, ठीक है ना, और अस्थाई यानी कि उनको हम एडहॉक कमेटीज़ बोलते हैं। उसमें हम देखें, जो हमारे पास अस्थाई समितियां हैं जिन पर हम आज डिस्कस करेंगे, उसको हमने 6 टाइप से हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमेटीज़। और फाइनेंशियल कमेटीज़ के भी 3 पार्ट हैं। फर्स्ट प्राक्कलन समिति, जिनको हम एस्टिमेट्स कमेटी बोलते हैं, और उसके बाद जो सेकंड है वह है लोक लेखा समिति। और इसी के साथ में हम बात करें सरकारी उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति भी इनको बोलते हैं, शॉर्ट में कोपू। तो इस तरह से हमारे पास जो वित्तीय समितियां हैं वो 3 तरीके से हम इस पर डिस्कस करेंगे। और इसी के बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर पर है जो हमारे पास, वह है डिपार्टमेंटल कमेटीज़, जिनको हम विभागीय समितियां बोलते हैं। डिपार्टमेंटल कमेटीज़ का जो नंबर है वह है 24। और इसमें हम देखेंगे फिर इंक्वायरी कमेटी यानी कि जांच समितियां होती हैं, उसमें भी 2 टाइप्स हैं, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति। और नेक्स्ट है इसमें जो सदन की समितियां, कमेटीज़ ऑफ द हाउस, इसके भी 3 पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसमें नियम समिति, रूल कमेटीज बोलते हैं जिसको। और एक कमेटी है इसमें जो मेंबर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एब्सेंट रहते हैं उसके रिगार्डिंग एक कमेटीज है। और एक है कार्य मंत्रणा समिति। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये भी 3 टाइप की है जो सदन की समितियां हैं। और इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट जो 5th नंबर पर है वह है छानबीन समितियां यानी कि इन्वेस्टिगेशन कमेटीज होती हैं। इसके 4 टाइप्स पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा इसमें सरकार आसवन समिति, सेकंड SC/ST रिलेटेड कमेटीज, और थर्ड है इसमें अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, और एक इसमें 4th है पत्रों संबंधी समिति। और इसमें जो लास्ट है वह है सेवा समितियां यानी कि सर्विस कमेटीज। इसमें हम देखते हैं इसके भी 4 पार्ट हैं जो हम कह सकते हैं सैलरी अलाउंस रिलेटेड है यानी कि वेतन भत्ता संबंधी है। और हाउसिंग कमेटीज है जिसको हम बोलते हैं आवास समिति। और उसमें फिर एक लाइब्रेरी कमेटी के नाम से जिसको ग्रंथालय समिति। और नेक्स्ट जो यानी कि लास्ट है इसमें हमारे पास जो 4th नंबर पर सामान्य प्रयोजन समिति। तो इस तरीके से हमने सभी जितनी कमेटी हैं, ठीक है ना, ये सब कैसी हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंतर्गत आती है यानी कि अस्थाई समितियों के अंतर्गत आती हैं। और इसी में हमने जो डिस्कस किया हुआ है अस्थाई समिति, अस्थाई समितियों में हम देखते हैं उसमें प्रवर समिति, ठीक है ना, और संयुक्त प्रवर समिति। और उसी के अंतर्गत एक आती है हमारी संसदीय समितियां, जिनमें हम देखते हैं संसदीय समिति हैं और संयुक्त संसदीय समितियां। तो इन सभी पर भी हम अस्थाई समितियों पर हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज हम स्पेशली जो टारगेट करेंगे वह है हमारा जो स्टैंडिंग कमेटीज होती है यानी कि अस्थाई समितियाँ। अब इसमें देख लेते हैं, विस्तार से इसको जान लेते हैं। थोड़ा सा जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को लेकर, क्या इसका इतिहास रहा है। तो सबसे पहले हम देखें संसदीय समितियां, अगर इनके नाम से ही देखें यानी कि संसद के अंतर्गत, संसद अपने यानी कि जैसे हम देखते हैं भारत में जो पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है वो कैसे काम करती है, बाईकैमरल यानी कि 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। हम सभी जानते हैं 2 सदनीय व्यवस्था है। और उसमें अगर हम देखें लोकसभा की भी बहुत सारी समितियां हैं और राज्यसभा की भी बहुत सारी समितियां हैं। लेकिन अगर हम देखें आखिर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो एक, हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है यानी कि एक अभिन्न अंग है। और हम देखते हैं इसका कमेटी का जो हम पहले भी बात कर रहे थे आखिर काम क्या होता है। बहुत सारी कमेटी हम देख रहे हैं कि कुछ परमानेंट कमेटी या हम कहें स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं बहुत सारी, और कुछ एडहॉक कमेटी है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी पर हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं। तो जितने भी कमेटी हैं हमारे पास, चाहे स्टैंडिंग कमेटी है, अस्थाई समिति है या फिर अस्थाई समिति है, तो उनका जो मेन काम होता है वो होता है विधेयकों पर, ठीक है ना, डीपली स्टडी करना, गहन अध्ययन करना, सूक्ष्म और गहन अध्ययन, जांच पड़ताल करना, ये स्पेशली इनका काम होता है। लेकिन इसी में हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो संसदीय जो व्यवस्था है उसमें जो भी
एक्टिविटी हो पाती है, ठीक है ना। तो इन सभी का जो काम होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना होता है, यानी कि जो कार्यपालिका, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करना होता है। ये स्पेशली इसका काम होता है संसदीय समितियों का। और अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में और भी देखें, संसदीय समितियों का डेवलपमेंट कैसे होता है, अगर हम कहें कि एंशेंट ईरा में जाएं, हम प्राचीन काल में देखें तो संसदीय समितियां चाहे मोनार्की सिस्टम यानी कि राजतंत्रीय व्यवस्था रही हो, या फिर हम देखते हैं फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारा एक सिस्टम हमें देखने को मिलता है। चाहे हम कॉलोनियल रूल की बात करें, यानी कि भारत जब गुलाम रहा तो उस टाइम पर भी हम इन जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, ठीक है ना, वो काम कर रहा था और उसमें बहुत सारी कमेटी काम कर रही थी। अगर हम देखें 1919 का जो एक्ट है, ठीक है ना, उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं, जो संसदीय समितियां हैं, वो काम कर रही थी। और हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास जो बहुत सारे एक्ट रहे हैं 1919 के बाद 1935 एक्ट भी है, ठीक है ना, उन सभी में हम इनका एक एक्सप्लेनेशन या एक वर्णन हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से हमने अपना संविधान बनाया। और संविधान बना हमारा लगभग हम कह सकते हैं 3 ईयर में हमारा संविधान कंप्लीट हो जाता है। और जब हमारा संविधान हम बना रहे थे तो उसमें भी बहुत सारी कमेटी बनाई जाती हैं, लेकिन वो स्पेशली जो उसका मेन मोटिव यही था कि हम संविधान पर अच्छे से काम कर पाएँ, संविधान अच्छा बना पाएँ, और वो हमारा बेहतर संविधान बना भी है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उसको हम लघु संसद भी बोल सकते हैं। जैसे हम संसद में बहुत सारे बिल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि रियल में, वास्तविकता में जो काम किया जाता है किसी भी बिल पर, ठीक है ना, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटीज ही करती हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एमपीज हैं हमारे पास जो लोकसभा या राज्यसभा के, वो सारे ही कामों को अच्छे से कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन चुना, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि संसदीय समितियों के माध्यम से काम किया जाएगा। और उसी के बेस पर हम कह सकते हैं उसको क्या बोला गया है, लघु संसद, यानी कि मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट के रूप में हम इनको जानते हैं। और अगर हम देखें किस आर्टिकल में एक्सप्लेनेशन किया गया है कि संसदीय समितियां होंगी, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो आर्टिकल है 118, उसका फर्स्ट पार्ट में स्पेशली बात की गई है कि हमें जो संसद की जो कार्यवाही है उसको प्रॉपर हम बैलेंस करने के लिए, उसको प्रॉपर रूटीन में रखने के लिए हमें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की आवश्यकता है। और जैसे हमने बात की कि हमारे पास 2 टाइप्स की कमेटीज़ हैं, ठीक है ना, अस्थाई भी हैं और अस्थाई भी हैं, जिनको हम तदर्थ समितियाँ भी बोलते हैं। और हम देखें जो हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी हैं, यानी कि जो अस्थाई समितियां हैं, उनका जो टेन्योर हम बात कर सकते हैं या टर्म है, वो कितने टाइम के लिए काम करती है, 1 साल के लिए। 1 साल के बाद फिर दोबारा उनको बनाया जाता है। और जो एडहॉक कमेटी की हम बात करें वो कैसी होती हैं, एडहॉक कमेटी यानी कि अस्थाई, जैसे ही काम कंप्लीट होता है वैसे हम कह सकते हैं 3 मंथ के, या ऐसा भी हो सकता है इसमें और थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम जनरली कहते हैं आवश्यकता अनुसार इनका टाइम पीरियड थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। अब जनरली हम जो बात कर रहे थे, हमारे पास जो फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं, यानी कि जो वित्तीय समितियां हैं, जो फर्स्ट नंबर पर हमने बात की थी, हमारे पास जो फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं स्पेशली वो क्या करती है, जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड काम करती है। तो उसमें हम देखें 3 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास प्राक्कलन समिति, और सेकंड है हमारे पास लोक लेखा समिति, और थर्ड है हमारे पास सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो प्राक्कलन समिति है, यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी है। तो हम देखते हैं प्राक्कलन समिति के पास भी अपना कुछ एक रिकॉर्ड है। जैसे हम कह सकते हैं प्राक्कलन समिति जो हमारे पास जो जितने भी पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं, जो संसदीय समितियां हैं, उन सभी में हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी समिति है ये, ठीक है ना, बिगेस्ट कमेटी, सबसे बड़ी समिति के रूप में हम इसको जानते हैं। और इसमें हम देखें सबसे बड़ी समिति तो है ही, इसमें जो नंबर होता है लोकसभा के सदस्यों का एक नंबर होता है, वो है 30 सदस्य इसमें काम करते हैं। और अगर हम इसको देखें, जब हमारा संविधान लागू होता है तो इस समिति ने काम करना शुरू किया। कब किया, 1950, यानी कि 1950 में इसने काम करना शुरू किया। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इसका स्पेशली काम क्या है।
जनरली हम ये कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन करती है। ये किस तरह की रिकमेंडेशन करती है, यानी कि जो फिजूल खर्ची होती है जिसको हम अपव्यय, ठीक है ना, अपव्यय रोकने की एक सिफारिश करती है ये। और स्पेशली किस तरह के अपव्यय, यानी कि बजट को लेकर, स्पेशली ये बजट पर काम करती है। और इसको हम कब बनाते हैं, इसको हम देखते हैं, वैसे तो जांच पड़ताल करती है ये, लेकिन जब बजट, हम कह सकते हैं जब पार्लियामेंट में या लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत हो जाता है तब इस कमेटी का एक रोल ये प्ले करती है, यानी कि इसका रोल स्टार्ट होता है जब बजट प्रस्तुत हो चुका होता है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो इसमें सदस्य होते हैं उनके लिए इलेक्शन मेथड क्या हम फॉलो करते हैं, वह है, हम कह सकते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है ना। तो इस माध्यम से हम देखते हैं सिस्टम, हम इलेक्शन सिस्टम के बेस पर हम इसको चुनाव करते हैं। और हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है, ठीक है ना, वो इसमें काम नहीं करेगा। एक कंडीशन ये भी है इस कमेटी की कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें काम नहीं करेगा। और जैसे हमने बात की कि बजट जब प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में तो इसका काम शुरू होता है, क्योंकि इसमें लोकसभा के ही सारे सदस्य हैं, राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें काम नहीं करता है। अब नेक्स्ट पर आते हैं लोक लेखा समिति, आखिर जिसको हम पीएसी के नाम से भी जानते हैं, पीएसी, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज। अगर हम कहें पीएसी के नाम भी एक बहुत सारे रिकॉर्ड हैं अपने, हम कह सकते हैं सबसे पुरानी है, ठीक है ना, सबसे पुरानी समिति का एक रिकॉर्ड इसी के पास है। और हम कह सकते हैं जब सबसे पुरानी है तो 1921 में इसने काम करना शुरू किया था, ठीक है ना। और 1921 से यह कंटिन्यू, हमारे जो हमारा संविधान लागू होता है तो उसके बाद भी ये काम कर रही है कंटिन्यू। लेकिन अगर हम देखें इसका जो नंबर है वो कितना था, 15। लेकिन अगर हम देखें हमने इसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव किए, 1954 टू 55 में आकर के हमने क्या किया, इसमें जो नंबर है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया, बढ़ाया। कब कितना किया, 22। अब इसमें 22 में भी हम उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लोकसभा के 15 मेंबर होंगे और राज्यसभा के 7 होंगे। और एक इसकी सबसे जो स्पेशल जो फीचर है, सबसे बड़ी जो एक विशेषता है वो क्या है कि इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, वो कौन होगा, विपक्ष पार्टी से, यानी कि अपोजिशन पार्टी से जो भी विपक्ष होगा सेंटर में, ठीक है ना, तो उसका सदस्य इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा पीएसी का, यानी कि लोक लेखा समिति का। और हम देखते हैं स्पेशली जो काम है इसका, किस तरह के काम करेगी ये, सीएजी कैग। अगर हम देखें जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, यानी कि कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, जब वो सारा कुछ अपना एक तरह की जांच पड़ताल करता है और फिर वो सारा डाटा वो कहाँ पर देता है, वो पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति के पास देता है। और फिर वो क्या करती है लोक लेखा समिति, ठीक है ना, जो भी रिपोर्ट करता है कैग, ठीक है ना, उसकी जांच पड़ताल करती है पीएसी, यानी कि लोक लेखा समिति उस पर जांच पड़ताल करती है। अब हम देखते हैं जनरली और क्या काम हो सकता है इसका। वैसे तो हम देखते हैं प्राक्कलन समिति, ठीक है ना, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों का अगर हम देखें, यहाँ पर तो स्पेशली बजट को फोकस किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कैग की रिपोर्ट के बाद इसका काम स्टार्ट होता है। जैसे फर्स्ट वाली का जो प्राक्कलन समिति है, जिसको हम एस्टिमेट्स कमेटी बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये बजट पर काम करते हैं, लेकिन जब लोकसभा में बजट इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसके बाद इसका काम शुरू होता है। लेकिन जब हम लोक लेखा समिति पर आते हैं तो यह कैग जब रिपोर्ट करता है तो उसके बाद इसका काम स्टार्ट होता है। और जनरली ये भी बोला जाता है कि प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी एंड पीएसी दोनों को जुड़वा बहन, ठीक है ना, दोनों को जुड़वा बहन के नाम से भी हम जानते हैं। और स्पेशली हम कह सकते हैं कैग से ये गाइडेंस प्राप्त करती है पीएसी, कैग जैसे जैसे जो भी रिपोर्ट करेगा तो उसी के बेस पर यह आगे अपना काम करती रहती है। और हम ये भी कह सकते हैं कैग को पीएसी का मित्र भी बोला जाता है, क्योंकि कैग जो भी रिपोर्ट करेगा उसी के बेस पर, यानी कि फ्रेंडली वो अपना काम करते हैं। और कैग से ही हम कह सकते हैं कैग का इसको दार्शनिक भी बोला जाता है, यानी कि कैग से ही इसको सारी डायरेक्शन मिल रही होती है। और इसमें हम ये भी देखते हैं फाइनेंशियल इशू को लेकर यह काम करती है और फिजूल खर्ची ना हो,
ठीक है ना, और कोई भी किसी तरह का करप्शन ना हो उस पर भी यह काम करती है। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें हमारा जो लोक या जिसको हम सरकारी उपक्रम समिति भी बोलते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, ठीक है ना, लगभग हम कह सकते हैं लगभग 14 ईयर के बाद इसको बनाया जाता है। 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, इसका गठन होता है। और इसमें जो मेंबर की हम बात करें, हमारे पास जो पीएससी में जो मेंबर हैं, जो नंबर है वही सेम नंबर यहाँ पर भी है। और जो क्लासिफिकेशन की हम बात करें, लोकसभा के कितने होंगे, राज्यसभा के कितने होंगे, वो भी सेम ही है, ठीक है ना। तो दोनों को अगर हम देखें मेंबर को लेकर तो हम इजीली याद रख सकते हैं, दोनों का नंबर भी सेम है। और फिर हम अगर देखें लोकसभा के कितने हैं और राज्यसभा के कितने हैं, वो भी दोनों में इक्वल ही है, तो ये भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो पीएससी के जो मेंबर जो भी चुने जाएंगे वो किस माध्यम से चुने जा रहे हैं। अगर हम देखें जो प्राक्कलन समिति है उसके जो सदस्य हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुने जाएंगे। और हम पीएससी पर आते हैं, लोक लेखा समिति के सदस्य भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से ही चुने जाएंगे। और हम जो बात करते हैं सरकारी उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति, इसके सदस्य भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद प्रणाली से ही हम चुनाव करते हैं। तो तीनों का जो इलेक्शन मेथड की हम बात करें वो तीनों का इक्वल ही है, सेम है। और फिर हम देखते हैं इसमें स्पेशल फीचर क्या है। जो अगर हम टेनर की बात करें तो 1 साल के लिए तीनों का हम देखते हैं। जो हमारे पास स्पेशली अगर हम देखें जो हमारे पास पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं सभी, तो उनका जो टेनर होता है वो 1 साल ही होता है। उसके बाद हम देखें इसमें कोई भी जो मिनिस्टर की हम बात करें, कोई भी मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं होगा, एक स्पेशली यहाँ पर क्लियर किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई मंत्री भी है और वो इसमें काम करना शुरू कर दे, नहीं, उसको इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं जोड़ पाएंगे। फिर इसमें हम देखते हैं जनरली अगर इसके नाम से देखें हम लोक उपक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है ना, उसका स्पेशली जो काम है कि ये सारे जो सरकारी उपक्रम की हम बात कर रहे हैं या उद्यम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उद्यम इस तरह के, तो वो ठीक ढंग से प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं या नहीं, ये इसका काम है, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट के हम कहते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जो बहुत सारे सरकारी उपक्रम इस तरह के हैं। जैसे हम LIC के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है ना, और FCI है, NTPC है, सेल है, गेल है, ठीक है ना, PPCL है, एक्स्ट्रा कुछ भी और भी इस तरह के बहुत सारे हैं। तो वो प्रॉपर ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है, वो लोक या सरकारी उपक्रम समिति के पास जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम ऑल ओवर देखें तीनों कमेटियां हैं, वो हम बात कर रहे हैं पहले से ही कि वित्तीय समितियां हैं, फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं। तो स्पेशली क्या करती है, ठीक है ना, जो सार्वजनिक व्यय है, ठीक है ना, तीनों का काम क्या है, जो फिजूल खर्ची ना हो किसी तरीके से भी, ठीक है ना, जिसको हम अपव्यय बोलते हैं, और किसी तरह का कोई करप्शन ना हो, यानी कि हम कह सकते हैं संसदीय नियंत्रण का एक तरीके से काम करती हैं, ठीक है ना। तीनों का काम ही स्पेशली फाइनेंशियल से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। और अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पर है हमारे पास डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हैं। अब डिपार्टमेंटल कमेटीज़ की हम बात करें, हालांकि इसको जब इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है ना, तो 1989 में, ठीक है ना, इसने काम करना शुरू किया। और हालांकि धीरे धीरे हम ये भी कह सकते हैं डिपार्टमेंटल जो कमेटीज़ हैं वो कितनी हैं, टोटल 24। इनका जो एक नंबर है जिनको हम विभागीय समितियां बोलते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंट, ठीक है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इस तरह के डिमांड हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं लोकसभा ने सबसे पहले इसकी सिफारिश की थी 1989 में, और फिर बाद में 1991 में भी रिकमेंडेशन किया गया। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे इस तरह के डिपार्टमेंट को लेकर बात की गई कि इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी कमेटी को बनाया जाए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि 17 जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, ठीक है ना, गठित की गई। और हम ये भी देखते हैं जो स्पेशली डिपार्टमेंटल कमेटीज़ थी, और उसमें हम देखें 12 अप्रैल यानी कि 12 अप्रैल 1993 से इसने काम करना शुरू किया। जो डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हैं इसने काम करना कब शुरू किया, 12 अप्रैल 1993 से। और
2004 में आकर के इनका नंबर कितना हो जाता है टोटल 24, और 1993 में कितना नंबर है 17। लेकिन अगर हम देखें टोटल नंबर तो 17 था, लेकिन जब 24 पर हम बात करते हैं टोटल नंबर कितना है 24। उसमें भी अलग अलग लोकसभा की कितनी होगी, राज्यसभा की कितनी होगी। लोकसभा की हम देखते हैं तो 16 है और राज्यसभा की कितनी है 8, तो टोटल कितनी हो गई 24 हो गई। और इसमें हम देखें, ठीक है ना, अलग अलग जो डिपार्टमेंट की जो कमेटीज रहेंगी, ठीक है ना, उसमें क्या होगा टोटल जो एक नंबर रहेगा वो कितना होगा 31, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है एक कमेटी में बहुत सारे अलग अलग, ठीक है ना, एक कमेटी में या हम कहें डिफरेंट डिफरेंट जो कमेटीज़ हैं, ठीक है ना, तो एक मेंबर ही बहुत सारी कमेटी में काम कर सकता है, ऐसा होता भी है। तो जनरली हम देखें इसमें जो नंबर है वो कितना है 31। अब 31 में भी बात की गई है कितने लोकसभा के होंगे कितने राज्यसभा के होंगे, ठीक है ना। एक कमेटी में जो नंबर रहेगा वो सिंपल ही है कितना है 31, लेकिन 31 में 21 लोकसभा के होंगे क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर है वो ज़्यादा होते हैं। और राज्यसभा के कितने होते हैं, राज्यसभा के हम देखें तो हाफ से भी कम होते हैं, आधे से भी कम होते हैं। तो उसी के बेस पर इसका नंबर यहाँ पर डबल है लगभग, ठीक है ना, और यहाँ पर नंबर कम है। तो अब देखते हैं इसका काम क्या होगा, किस तरह के काम करेगी, ठीक है ना। तो जनरली हम देखते हैं डिपार्टमेंट से संबंधित, जैसे बहुत सारे हमारे पास डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग। एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसको हम MHRD के नाम से जानते हैं, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। उनके लिए जो गवर्नमेंट बजट डिसाइड करती है, तो बजट कितना डिमांड करना है, किस फील्ड को लेकर या किस डिपार्टमेंट को लेकर कितना बजट की डिमांड करनी है, और डिमांड करने के साथ साथ में फिर अपनी एक रिपोर्ट को देना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है ना, जब देखते हैं एनुअल जो बजट आता है तो उसमें हम जो भी हमारे पास जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है, ठीक है ना, फिर हम डिसाइड करते हैं हमें किस फील्ड में या किस अलग अलग तरीके से हमें कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है। तो वो सब हम देखते हैं, इस तरह के जो भी बिल हमारे पास देखने को मिलते हैं जो आते हैं, ठीक है ना, तो वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से रिपोर्ट दी जाती हैं। और इसको हम ये भी देख सकते हैं कि इन फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग भी ये करते हैं सब डिपार्टमेंटल, अलग अलग डिपार्टमेंट जो कमेटीज बनती हैं, ठीक है ना, वो इन फ्यूचर का अपना एक टारगेट बना करके चलते हैं कि इन फ्यूचर हमें इस तरह का एक टारगेट बना के रखना ही रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं जो 3rd नंबर पर हमारे पास जांच समितियां, इंक्वायरी कमेटीज। इसमें हम देखें 2 टाइप्स पर हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा विशेषाधिकार समिति, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, और उसमें जो नेक्स्ट है हमारे पास याचिका समिति, कमेटी ऑन पिटिशन। अब इसमें देखें फर्स्ट है हमारे पास विशेषाधिकार, जैसे कि नाम से ही हम देख सकते हैं, यानी कि विशेष अधिकार, स्पेशल जो राइट्स की हम बात कर सकते हैं। तो उसमें हम देखें इस कमेटी का काम क्या है। वैसे तो इंक्वायरी कमेटी के नाम से हम जानते हैं, लेकिन किस तरह की इंक्वायरी हो सकती है। जनरली हम देखते हैं हमारे पास जो MP होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो लोकसभा के हैं या फिर राज्यसभा के, ठीक है ना। जैसे हम देखें जो संसद के सदस्य हैं जिनको हम MPs बोलते हैं, ठीक है ना, उनको स्पेशल जो अधिकार दिए गए, यानी कि जो स्पेशल राइट्स उनको दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा करना इसके काम जिम्मेदारी है इस कमेटी की। और ऐसे भी हो सकता है जब कभी कभी उनको जो अधिकार मिलने चाहिए जब वो अधिकार ना मिले, ठीक है ना, या कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए, ठीक है ना, तो वो क्या करती है इस तरह के मामले को लेकर जांच करती है। इस कमेटी का ये रोल होता है। और हम ये भी देखते हैं कि लोकसभा की अलग समितियां हैं, उसका अलग नंबर है, और राज्यसभा की हम देखते हैं उसका अलग नंबर है। लोकसभा में जो विशेषाधिकार समिति है जो काम करेगी उसका नंबर कितना रहेगा 15, और राज्यसभा में जो विशेषाधिकार समिति होगी उसका नंबर कितना रहेगा 10। तो स्पेशली जो इसका काम यही है कि जो MPs को जो राइट्स दिए गए हैं वो ठीक ठाक उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये काम कर पाती है। उसके बाद आते हैं कमेटी ऑन पिटिशन पर हम देखें याचिका समिति, ठीक है ना। याचिका समिति पर हम देखें, जैसे हमने आर्टिकल 32 के बारे में ऑलरेडी पहले से ही सुना है कि 32 में जैसे पिटिशन हम डालते हैं तो उसमें क्या है, जनता द्वारा जनरली हम देखते हैं सामान्य हित के विषय से संबंधित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है ना। और यानी कि जब एक कॉमन हम कह सकते हैं आम जनता, यानी कि पब्लिक
अब लगता है उसको इनको कुछ भी इंटरेस्ट हो सकते हैं, उससे संबंधित कोई भी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि लोकसभा से रिलेटेड अगर कोई भी याचिका है, लोकसभा में इस तरह की कोई बात रखी गई है तो लोकसभा के सदस्य उस पर डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं। इसमें हम देखते हैं जो नंबर है यहाँ पर वो 15 है, और राज्यसभा में जो है वो कितना है, नंबर 10 है। अगर हम देखें दोनों में नंबर को लेकर तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में लोकसभा का जो एक विशेषाधिकार समिति में नंबर है वो भी इक्वल है, और अगर हम लोकसभा की याचिका समिति पर देखते हैं, ठीक है ना, तो वो नंबर भी सेम है। तो इसका स्पेशली काम क्या है, सामान्य यानी कि जनता द्वारा जो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है ना, जनता के इंटरेस्ट को लेकर स्पेशली याचिकाएँ इसमें हम इसमें कर सकते हैं। और इसी में हम देखते हैं फिर नेक्स्ट नंबर पर है हमारे पास सदन की समितियां, ठीक है ना, जिनको हम हाउस कमेटीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। और सदन की समितियां में हम देखते हैं, जैसे कहीं पर भी हम देखें, किसी भी हाउस को देखें तो उसके कुछ अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है ना, और उसमें कितने मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन प्रेजेंट चल रहा है, कौन एब्सेंट चल रहा है, ठीक है ना। और बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटी होती है किसी भी हाउस में, हम देख लीजिए, ठीक है ना, या किसी भी इंस्टीट्यूशंस को हम देख लीजिए, या यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, जैसे अपने जो वर्कर होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, उनका प्रॉपर एक डाटा उसके पास होता है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे पास सदन की समितियाँ, जिसको हम हाउस कमेटीज़ के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में हम देखें। फर्स्ट इसमें जो है हमारे पास रूल कमेटीज़, ठीक है ना। इसमें क्या, रूल कमेटी में, नियम समिति में क्या है कि इसका काम क्या है, जो हमारे पास MPs हैं, ठीक है ना, इसमें दोनों के अपने अपने, जैसे हमारे पास लोकसभा है तो लोकसभा अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करती है, और इसमें जो मेंबर होंगे, ठीक है ना, नियम समिति के रूप में, जिसका काम ये है एक बैलेंस बना करके रखना है, ठीक है ना। तो इसमें जो नंबर रहेगा वो 15 रहेगा, और राज्यसभा में जो एक नंबर है, ठीक है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी को उनका हम ऐड कर लें तो 16 रहेगा, ठीक है ना। और लोकसभा में अध्यक्ष के साथ में टोटल जो नंबर रहेगा वो 15 रहेगा। अब स्पेशली जो काम है, ठीक है ना, नियम समिति का स्पेशली जो काम है वो क्या है कि सदन में यानी कि हाउस में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है ना, एक प्रॉपर बैलेंस बने, ठीक है ना। और फिर हम ये भी देखते हैं कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है, उस पर विचार विमर्श करना, या कोई भी इस तरह के अमेंडमेंट को लेकर, कोई भी रिकमेंडेशन को लेकर बात हो सकती है, ठीक है ना। तो इन सभी को लेकर एक प्रॉपर एक बैलेंस बना के रखना होता है, ठीक है ना। और उसमें हम देखते हैं फिर नेक्स्ट है जो सदन में जो एब्सेंट रहने वाले मेंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। जनरली कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे पास इस जो आर्टिकल है 101 के 4 जो पार्ट है उसमें स्पेशली क्लियर किया गया है, अगर कोई भी मेंबर, ठीक है ना, हाउस को इन्फॉर्म ना करे, ठीक है ना, और जितने भी उसमें अधिवेशन होते हैं उसमें भी प्रेजेंट ना हो पाए, यानी कि एब्सेंट रहे, और कितने दिन एब्सेंट रह सकता है, ठीक है ना, अगर उसने हाउस को इन्फॉर्म नहीं किया है, और जितने भी अधिवेशन होते हैं, ठीक है ना, उनमें भी वह पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो 60 डे यानी कि 60 दिन अगर वह एब्सेंट रहता है तो उसका जो एक मतलब हम देखते हैं जो उसका एक प्रॉपर जो स्थान है वो ब्लैंक मान लिया जाता है, खाली मान लिया जाता है, यानी कि रिक्त भी घोषित कर दिया जाएगा हाउस के द्वारा। ये सारे अधिकार किसको है, हाउस को है। जनरली हम देखते हैं बहुत सारे मेंबर ऐसे भी होता है कि हाउस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं और 60 दिन तक, ठीक है ना, सोचते हैं कि सब ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन फिर फाइनली जब इस तरह के डाटा सामने आते हैं तो फिर उसको, ठीक है ना, जो उसको मतलब स्थान दिया गया था वो खाली मान लिया जाएगा, ठीक है ना, रिक्त घोषित कर दिया जाता है। और हम देखते हैं राज्यसभा, ठीक है ना, राज्यसभा भी अपने तरीके से काम को करती है, ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं लोकसभा एक समिति के माध्यम से काम करती है और राज्यसभा विदाउट कमेटी के माध्यम से काम करती है, ये भी क्लियर है। और इसमें जो नंबर रहेंगे सदस्य और अध्यक्ष के साथ साथ में नंबर जो रहेगा 15, ठीक है ना, तो एक नंबर यहाँ पर रहेगा। उसमें हम देखते हैं नेक्स्ट कार्य मंत्रणा समिति है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जनरली हम देखते हैं हाउस के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना, और किसी भी जो भी एक्टिविटी हो पाती है, जो भी काम होता है, उसके लिए एक प्रॉपर हम डिसाइड करते हैं कि इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है ना। और उसमें हम
कितना टाइम हमें इसमें मिलना चाहिए इस काम को करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जिसको हम बोल रहे हैं कार्य मंत्रणा समिति, यानी कि यह डिसाइड करेगी कि हमें इस काम में कितना टाइम स्पेंड करना है, कितना टाइम इसमें खर्च करना है, ठीक है ना। और अगर हम देखें, अगर चाहे लोकसभा है या फिर राज्यसभा है, ठीक है ना, लोकसभा में हम देखें जो नंबर रहेगा वो 15 है, और राज्यसभा में जो नंबर रहेगा, ठीक है ना, वो 11 है। इसमें हम देखते हैं लोकसभा में क्या अध्यक्ष सहित टोटल मेंबर कितने होंगे 15, और राज्यसभा में जो नंबर रहेगा सभापति और उपाध्यक्ष के साथ साथ इसमें नंबर रहेगा 11। लेकिन स्पेशली जो काम है हाउस में हम देखते हैं बहुत सारे विषय हो सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, और उस पर हमें काम करना है। तो कितने टाइम में हमें इस पर काम कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं पार्लियामेंट में, तो उसके लिए हमें एक टाइम की हम बात करें या एक टेन्योर हमें फिक्स करना होता है। और इसमें हम देखें नेक्स्ट नंबर पर है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कमेटीज़। इसमें भी हम देखते हैं हमारे पास 4 पार्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वह है सरकार आश्वासन समिति। आश्वासन की हम बात करें, आश्वासन एक ऐसा वर्ड है जो हमें लगता है कि एश्योरेंस, यानी कि गवर्नमेंट कुछ जब भी देखते हैं हम, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारे पब्लिक को आश्वासन देती है, ठीक है ना, और पार्लियामेंट में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस होते हैं, बहुत सारे कमेंटमेंट किए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको इस्टेब्लिशमेंट पर बात करें कि सबसे पहले 1953 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और लोकसभा में जो नंबर की हम बात करें वो 15 है, और राज्यसभा में जो नंबर है वो 10 है। अगर हम देखें आश्वासन कौन दे सकता है, क्या अपोजिशन दे सकता है कि हाँ हम ये काम कर लेंगे। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, अगर हम देखें पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमारे पास रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है ना। रूलिंग पार्टी के ही पास सारी जिम्मेदारी होती है, वो किस तरह से जनता को, ठीक है ना, या हाउस को किस तरह के आश्वासन दे सकती है, ठीक है ना, यानी कि एश्योरेंस कर सकती है। और एक कमेटी जो बनाई जाती है स्पेशली वो बनाई जाती है सरकार आश्वासन समिति, जो इसका काम ये होता है कि जितने भी कमेंटमेंट किए थे गवर्नमेंट ने वो काम पूरे हुए या नहीं। अगर काम पूरे हुए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हैं तो फिर ये जांच पड़ताल करती है और बताती है कि ये काम नहीं हो पाए हैं। इस कमेटी का यही काम है और कोई काम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, वह है हमारे पास SC एंड ST, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति, या हम कहें कमेटी ऑन SC एंड ST। अब हम देखें इसमें क्या है, स्पेशली टोटल जो नंबर रहेगा इसमें वो नंबर है कितना 30। टोटल नंबर लोकसभा के कितने होंगे 20, और राज्यसभा के कितने होंगे 10। अब जनरली हम देखते हैं लोकसभा के नंबर जब ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका नंबर डबल है 20 है, और राज्यसभा में नंबर कम है, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पर 10 से ही काम चलाया गया है। तो जनरली हम क्या है काम इसका क्या आखिर SC ST संबंधी रिलेटेड ये हम देखें, SC ST की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना, या हम कहें उनके वेलफेयर से, उनके कल्याण के लिए, ठीक है ना, बहुत सारी रिपोर्ट यहाँ पर कलेक्ट करनी होती है और उन पर बहुत सारा डिस्कशन किया जाता है। इस कमेटी का यही काम होता है। अब नेक्स्ट नंबर पर हम देखें अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, या हम कहें कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो नंबर रहेगा वो कितना है, अध्यक्ष सहित जो टोटल नंबर है 15 है, ठीक है ना, और राज्यसभा में जो नंबर है वो भी 15 ही है, या हम कहें लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में नंबर इक्वल है, ठीक है ना। लेकिन काम क्या है, किस तरह के काम करती है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, हम देखते हैं जैसे हमने जो हमारा लेजिस्लेटिव जो बॉडी होती है वो काम क्या करती है। जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट के 3 टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं, सपोज करें हम बात करें गवर्नमेंट, ठीक है ना, इसमें लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी, ठीक है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर हम स्पेशली बात करें जो हमारे पास जो हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है ना, वो क्या काम करती है, कानून बनाती है, ठीक है ना। जनरली हम देखते हैं संसद में हम ये भी देखते हैं कि कानून बनते हैं, ठीक है ना, तो नियम, ठीक है ना, नए नए डिफरेंट टाइप के जो कानून बनते हैं, ठीक है ना, तो उस पर यह काम करती है, ठीक है ना। कानून के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये इसका देखना इसकी जिम्मेदारी है। कौन सा कानून बनाना है या उसमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं, ठीक है ना, वो सारा कुछ इस कमेटी के माध्यम से हम करते हैं। और इसमें हम देखते हैं और भी इसके काम हैं, ठीक है ना। जनरली हम ये भी कह सकते हैं
कि जो भी कानून से रिलेटेड कोई भी थ्योरीज की हम बात कर सकते हैं, कुछ भी सिद्धांत क्या डिसाइड करना है, ठीक है ना। और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह के हमें रूल रेगुलेशन रेडी करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, वो सब किसकी जिम्मेदारी है, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की जिम्मेदारी है। और इसमें हम देखें इसी का ही जो इन्वेस्टिगेशन कमेटीज़ हैं, इसका जो 4th नंबर पर जो पार्ट है, फर्स्ट पर तो हम बात कर ही चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब फोर्थ में क्या है, पत्रों संबंधी समिति है, कमेटी ऑन लेटर्स। अगर हम देखें इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, 1975 में इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें जो नंबर की हम बात करें 15 और 10 का रेशियो रहेगा। 15 लोकसभा के होंगे, 10 राज्यसभा के होंगे। स्पेशली काम क्या है, जनरली हम देखते हैं हाउस के पटल पर अगर हम देखें बहुत सारे लेटर वगैरह, ठीक है ना, लेटर जो भी आते हैं चाहे लोकसभा से आएँ या फिर राज्यसभा से आएँ, ठीक है ना, दोनों के सदस्य ही, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से अपना काम को करते हैं। लोकसभा की जो समिति होती है उसमें जो नंबर है वो 15 है। 15 सदस्यों का काम यही है कि जो भी इसमें लेटर जो कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, उसको देखना क्या कुछ है उस लेटर में, ठीक है ना, और उसके फिर रिलेटेड रिपोर्ट देना होता है, ठीक है ना, हाउस को। और राज्यसभा में है तो उसमें 10 मेंबर हैं जो स्पेशली यही काम करते हैं कि किस तरह के जो लेटर्स कलेक्ट हो रहे हैं उसमें किस तरह के क्या मुद्दे हैं, वो सभी कुछ उन लेटर से रिलेटेड हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें हमारे पास सर्विस कमेटीज़, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं सेवा संबंधित बहुत सारी जो कमेटी जो काम करती है पार्लियामेंट में, ठीक है ना, जिनका हम देखें उसको भी अलग अलग 4 पार्ट में हम देखते हैं। वेतन और भत्ता समिति है, सैलरी एंड अलाउंसेस की हम बात कर सकते हैं। इसको इस्टेब्लिश कब किया जाता है, 1954 से जो सर्विसेज कमेटीज़ है इसने काम करना शुरू किया। और इसमें हम देखते हैं कि जो एमपीज होते हैं हमारे पास, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करें, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, ठीक है ना, उन सदस्यों को हम कह सकते हैं सैलरी यानी कि वेतन भत्ते संबंधी, ठीक है ना। एक अधिनियम भी हमने बनाया था, हालांकि 1954 में हमने एक, ठीक है ना, पार्लियामेंट का एक अधिनियम बना था, ठीक है ना। उसमें क्या है, हम डिसाइड करते हैं, आम जनता उसमें डिसाइड नहीं करती है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है ना, कितना उनको सैलरी मिलनी है, कितना भत्ता मिलना है, ठीक है ना। और जनरली हम देखते भी हैं कि जब भी इस तरह के बिल या हम कहें जब भी इस तरह के कुछ भी पार्लियामेंट में, ठीक है ना, इस तरह की कमेटी वो अपना कुछ ना कुछ अपने तरीके से काम कर लेती है और जनता को बाद में पता लगता है कि इतना कुछ सैलरी इतनी बढ़ चुकी है एमपीज की और इतने इस तरह के भत्ते उनको बढ़ाए जा चुके हैं, क्योंकि सब करता धरता तो वही होते हैं, ठीक है ना। आम जनता तो नहीं है कि आम जनता विरोध करेगी या उनको रोक देगी ये काम मत करो, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह से एक संयुक्त समिति, ठीक है ना, दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि लोकसभा के जो मेंबर हैं उनकी सैलरी अलग होती है और राज्यसभा के सदस्यों की सैलरी अलग होती है, ठीक है ना। एक जॉइंट कह सकते हैं एक जॉइंट कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है। और ये काम जो कर रही है 1954 से ही काम कर रही है। इसमें लोकसभा के 10 मेंबर हैं और राज्यसभा के 5 हैं, ठीक है ना। तो दोनों कंबाइंड होकर के बहुत सारे अपने कुछ ना कुछ नए नए जो सैलरी है वो बढ़ाते रहते हैं और भत्ते पर भी वह इस तरह से बहुत सारा कुछ बढ़ाते ही रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास, इसमें फर्स्ट पार्ट है जो हमारे पास सर्विसेज कमेटीज़ का है और सेकंड इसमें हम बात कर रहे हैं आवास समिति, हाउसिंग कमेटीज़ में हम देखें तो इसमें क्या है, उनको जो पार्लियामेंट में हम देखें, ठीक है ना, उनको पार्लियामेंट के जब एक मेंबर बन जाते हैं, संसद के जो सदस्य बन जाते हैं, उनको रहने का एक आवास भी मिलता है, ठीक है ना, एक हाउस उनको मिलता है। और हम देखते हैं पार्लियामेंट में जो उनको फूड की जो फैसिलिटी है, ठीक है ना, वो भी उनको, और हम देखते हैं मेडिकल जो फैसिलिटी होती है, ठीक है ना, वो भी उनको बहुत ज़्यादा एडवांस में मिलती है। और ये भी हम देख सकते हैं कि इसमें जो कमेटी काम करती है, हाउसिंग जो कमेटी है, ठीक है ना, लोकसभा के जो इसमें मेंबर होंगे वो 12 होंगे और राज्यसभा के भी 12 ही होंगे, दोनों के इक्वल मेंबर यहाँ पर रखे गए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इसी का ही पार्ट है 3rd नंबर पर, ग्रंथालय समिति, लाइब्रेरी कमेटी जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें हम देखते हैं जैसे यानी कि पार्लियामेंट में भी, ठीक है ना, बहुत सारा लिटरेचर कलेक्ट होता रहता है, ठीक है ना, और उसमें जो एक नंबर हमने बनाया है, ठीक है ना, यानी कि यह जो मेंबर होते हैं जॉइंटली काम करते हैं, संयुक्त रूप से काम करते हैं, ठीक है ना, और इसमें जो नंबर रहेगा वो है 9 और उसमें हम देखें लोकसभा के 6 हैं और राज्यसभा के 3 हैं। तो दोनों कंबाइंड होकर के, ठीक है ना, जो कंबाइंड मेंबर होते हैं इस कमेटी में काम करते हैं। और स्पेशली इनका काम क्या है, ठीक है ना, ये देखना कि संसद में जो भी
ठीक है ना, प्रॉपर जो हमें एक डाटा जो कलेक्ट करना होता है, ठीक है ना, तो वो काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर पर है इसमें सामान्य परियोजना समिति, जिसको हम बोलते हैं जनरल पर्पज कमेटी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की हम बात करें 1954 में इसको बनाया गया था। हालांकि इसका काम क्या है, जनरली हम देख रहे हैं जितनी भी कमेटीज पर हमने बात की है वो एमपी से ही रिलेटेड हैं ऑलमोस्ट। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो एडॉक कमेटी, ठीक है ना, एडॉक कमेटी के क्या क्षेत्राधिकार होंगे, ठीक है ना, उन किस और एडॉक कमेटी के कौन से अधिकार उनको दिए जा सकते हैं, ठीक है ना, तो और कौन से काम उनको हमें देने चाहिए, कौन से काम उन्हें करने हैं, ठीक है ना, कौन से काम पर वह अच्छे से काम कर सकते हैं, वो सारे यहाँ पर इस तरह के एक कमेटी ये काम भी करती है, जिसको हम सामान्य परियोजना समिति बोलते हैं। इसका काम यही है कि जो भी सदस्य काम करेंगे, ठीक है ना, परमानेंट जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास जो परमानेंट जो कमेटी जिसको हम स्टैंडिंग कमेटी बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें तो बहुत सारे सदस्य काम करते ही करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम देख और इसके बाद हम 4th नंबर पर देखें सामान्य परियोजना समिति, यानी कि जनरल पर्पज जो कमेटी है। सबसे पहले हम देखें इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 1954 में इसको बनाया जाता है। और स्पेशली जो काम है इसका हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो समिति होती है, ठीक है ना, दोनों सदनों में काम करती है, ठीक है ना, और दोनों सदनों में यह काम करती है। इस पर स्पेशली जो काम होता है वो यही होता है कि कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो हम कह सकते हैं अस्थायी होते हैं, ठीक है ना, और जनरली कुछ अधिकार जो संसदीय समितियों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। जैसे हमने देखा बहुत सारे सबके अलग अलग जो काम है वो पूरे फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट था, जैसे हमने बात की वित्तीय समितियाँ फाइनेंशियल इशू पर काम करती हैं, ठीक है ना, जो भी आर्थिक मुद्दे होते हैं उन पर वह काम करेगी। कुछ कमेटी ऐसी हैं जो लाइब्रेरी से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम देखते हैं अगर इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड अलग भी कुछ ऐसे विषय बचते हैं, ठीक है ना, तो किस समिति को कौन सा अधिकार क्षेत्राधिकार में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना, कौन सा किस कमेटी का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये डिसाइड करना हम कह सकते हैं जनरल पर्पज कमेटी का ही काम होता है। तो दोस्तों आज हमने जो हमारे पास जो पार्लियामेंट्री कमेटीज यानी कि जो संसदीय समितियां और उसमें स्पेशली हमने स्टैंडिंग कमेटी अस्थायी समितियों पर डिस्कस किया है। उसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आपको मिल जाएगा, यानी कि एडॉक कमेटीज जिनको हम तदर्थ, ठीक है ना, या अस्थायी समिति के नाम से भी जानते हैं, इसी का ही पार्ट है वो सेकंड। तो दोस्तों लगे रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।